नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में लगातार बने हुए हैं हम मौर्य साम्राज्य के साथ। आज बारी है अशोक के अभिलेखों के बारे में। महान शासक था अशोक, महान मौर्य साम्राज्य। तो अशोक के अभिलेख के बारे में हमें पढ़ना है। अभिलेख क्या होते हैं, कितने प्रकार के अभिलेख हैं, भारत में अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं, अभिलेख का क्या महत्व है, तो इसी के बारे में आज हमारा वीडियो है। देखिए, अशोक के अभिलेख। अभिलेख सीधा बोलिए इसे रिकॉर्ड इंग्लिश में। सर्वप्रथम भारत में अशोक ही था। ये ही पहला शासक था भारत का जिसके रिकॉर्ड लिखित में मिले हैं। रिटेन में सबसे पहले रिकॉर्ड किसके मिले हैं, आप बोलेंगे अशोक। तो महान शासक अशोक, इसके रिकॉर्ड अभिलेख हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। सर्वप्रथम जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, देखिए अभिलेख की कुछ विशेषता है अशोक की। क्या विशेषता है? जो हमारा रिकॉर्ड है, अभिलेख है अशोक के बारे में, इसकी कुछ विशेषता है। सर्वप्रथम क्या बोलेंगे आप कि स्वयं इसका राइटर जो है, देखिए कि राइटर अशोक था, अर्थात स्वयं लिखने वाला अशोक था। जो अभिलेख है, रिकॉर्ड है, उसे स्वयं अशोक लिखता था। दूसरा बोलेंगे प्रजा व अधिकारियों को समर्पित है। जो प्रजा थे उनके बारे में है या अधिकारियों के बारे में है। पुनः थर्ड बोलेंगे, जो अभिलेख है, जो रिकॉर्ड मिले हैं, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी, मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुनः अशोक जो है उसका व्यक्तित्व कैसा था, अशोक किस तरीके का व्यक्ति था, इससे पता चलता है अभिलेख से। तो अशोक का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी थी, किस तरीके का व्यक्ति था अशोक। फिर यहाँ पे चौथा बोलेंगे, इससे अशोक का बौद्ध धर्म से संबंध, अशोक व बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म व संघ से इसका संबंध। पुनः राज की सीमा क्या थी, राज कहाँ तक थे, अर्थात साम्राज्य कहाँ तक था, ये भी पता चलता है। राज की सीमा, सारी जानकारी मिलती है ऑलमोस्ट अभिलेख से। आप बात करेंगे कि शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं, बिल्कुल मिलती है। शासन हो, प्रशासन हो, नैतिकता, मोरालिटी कैसी हो, प्रजा के बारे में, प्रजा क्या करना चाहिए था, प्रजा को, प्रजा के क्या अधिकार कर्तव्य थे, अधिकारियों के क्या कर्तव्य और अधिकार थे, इस सब का उल्लेख हमें रिकॉर्ड से पता चल जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है अशोक का अभिलेख। तो टॉपिक ही है आज अशोक के अभिलेख। सर्वप्रथम हम एक बार प्राचीन भाषाओं को देखते हैं। उस समय जो रिकॉर्ड थे, इसका राइटर तो अशोक था, लेकिन किस भाषा में, लिपि में थी। देखिए, भाषा लिपि समय के साथ उत्थान की ओर जाते हैं, विकास करते हैं, फिर पतन होता है। हर भाषा का एक विकास होता है, फिर वो पतन की ओर जाता है। प्राचीन काल की जो भाषा थी, करंट में लुप्त हो चुकी है बहुत सारी भाषा। तो भाषा व लिपि, इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज भाषा, भाषा रिटन, वर्बल नॉन वर्बल कैसे भी हो सकता है। लिपि क्या है, लिखित है, हमेशा लिखित में होती है। हिंदी की लिपि क्या बोलते हैं, हिंदी देवनागरिक लिपि में है। देवनागरिक एक लिपि है और भाषा क्या है, हिंदी है। पहली चीज को ध्यान दीजिएगा कि लिपि जो हम लिख रहे हैं, जो क आ ये सब हम लिखते हैं हिंदी में, वो देवनागरिक लिपि है, भाषा हिंदी है। तो उस समय प्राचीन काल की क्या भाषा थी अशोक के टाइम में, जो अभिलेख मिले हैं, तो प्राचीन भाषा व लिपि जिसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, प्राकृतिक भाषा, जो अशोक था उसके समकालीन भारत में अलग अलग प्राकृतिक भाषा थी। इसका क्षेत्र रूप था अर्धमागधी, मागधी, सुरसैनी, इस तरीके की प्राकृतिक भाषा चलती थी। तो प्राकृतिक भाषा
लिपि में एक साइड कर लीजिए आप ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक, अरेमिक। तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखिएगा अरेमाइक। प्राकृतिक भाषा हो गई यूनानी भाषा और अरेमाई भाषा। भाषा भी यही है, लिपि भी इसकी सेम है। तो देखिए प्राकृतिक भाषा, यूनानी भाषा और अरेमिक भाषा, ये तो भाषा हो गए। इस साइड से लिपि में क्या है, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और अरेमिक लिपि। आज के डेट में जो यूनान है, ग्रीक देश, यहाँ पे यूनानी भाषा भी नहीं चलती है, वो भी ऑलमोस्ट समाप्ति हो चुके हैं। प्राचीन यूनान काल का भाषा, खरोष्टी ब्राह्मणी समाप्त हो चुके हैं, यूनानी भी ऑलमोस्ट समाप्त है, अरेमिक भी समाप्त हो चुके हैं। ये अभी करंट में लिपि नहीं चलती है। तो अशोक के काल में उस समय लिपि चलती थी। अभी हमारी हिंदी संस्कृत जो भी है देवनागरी लिपि है। और भाषा जो है ये प्राकृतिक भाषा, तो इसी का जो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र लैंग्वेज है प्राकृतिक भाषा, इसी से हिंदी का भी विकास हुआ है। तो भाषा अलग है, लिपि अलग है। इसमें से आपको जो याद करना है, ये खरोष्टी लिपि, इसको याद करिएगा। ये जो है लेफ्ट से राइट की ओर चल दिखाई जाती है, मतलब ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। आप अब ये राइट हैंड से कैसे लिख रहे हैं, जैसे इधर से अ से स्टार्ट हो रहे हैं, डैश डैश करके आ ई इधर बढ़ रहे हैं। लेकिन खरोष्टी को कैसे लिखना है आपको, उर्दू के जैसा इस साइड से आप इधर से स्टार्ट करिए और इधर जाइए, तो इसका उल्टा होगा ऐसे। यही कभी कभी पूछता है इसमें से कौन सी लिपि जो है आपके उल्टा स्टार्ट होती है, तो बोलेंगे खरोष्टी। बाकी सब तो सेम है कि आप राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, उस साइड में मूव कर रहे हैं आगे की ओर। लेकिन खरोष्टी क्या है, पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर, जैसे उर्दू, फारसी। तो ये खरोष्टी लिपि, ये सब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होता था लिपि। तो अशोक के अभिलेख इसी लिपि में थे और भाषा इसमें थी। तो आपको याद करना होगा इसमें खरोष्टी लिपि। बाकी यूनानी, अरेमिक ये भी चलते थे उस समय के दौर में, जो आज समाप्त हो चुके हैं। एक बार देखिए इसकी जो अशोक के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख की खोज किसने की और किसने पढ़ा। तो अशोक के जो अभिलेख, यहाँ कुछ फैक्ट निकलेंगे, इसको आपको नोट करना होगा। तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा था। एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो अभिलेख है बोलेंगे जेम्स प्रिंसपी, इसका नाम याद करिए, जेम्स प्रिंसपी। बात है 1827 की। जेम्स प्रिंसपी जो एक अंग्रेज अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसी ने सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख पढ़ा था। जो अशोक का अभिलेख था, इसमें काफी सारे जो अभिलेख थे, जैसे मस्की, गुजरा, उद्देगोलम, नित्तूर, इसमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक का दूसरा नाम क्या था, देवनापिर, देवनापिर प्रियदर्शी, ये अशोक का दूसरा नाम था, देवनापिर प्रियदर्शी। या तो देवनापिर बोलिए या तो एक साथ देवनापिर प्रियदर्शी, अशोक का दूसरा नाम था। तो मस्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख, उद्देगोलम अभिलेख और नित्तूर अभिलेख, सबके नाम के पीछे अभिलेख है। तो इसी अभिलेख में क्या आया, जेम्स प्रिंस ने डिकोड किया 1827 में, तब बताया कि ये अशोक के अभिलेख है। उसके बाद से भारत के अलग अलग स्थानों पर अभिलेख मिले, उसे अशोक के काल का जोड़ा गया। तो ये फैक्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे एक बार मैप देखिए कि इसके महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं और अभिलेख कितने प्रकार के हैं। तो पहले मैं आपको प्रकार बता देता हूँ, उसके बाद मैप से आपको समझाऊंगा कि भारत में कहाँ कहाँ इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम देखिए अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं अशोक के, तो बोलेंगे आप शिलालेख, फिर बोलिए स्तंभ लेख, नाम में ये शब्द छुपा हुआ है। फिर बोलिए गुहा लेख,
सब अभिलेख ही है। देखिए शिला, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर पे लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट। तो शिलालेख पत्थर पे एक रिकॉर्ड लिखा हुआ लिखित रूप में। स्तंभ, एक स्तंभ है पत्थर का, उस पे लिखा हुआ लेख गुहा लेख, अर्थात किसी गुफा में लिखा हुआ रिकॉर्ड। तो गुफा में लिखा हुआ, गुहा, गुफा, एक ही बात है, लिखा हुआ है। तो ये तीन तरीके के अभिलेख हैं अशोक के। स्वयं इसका राइटर अशोक है। अब शिलालेख में भी इसको डिवीजन करेंगे आप। बृहद शिलालेख, बड़ा पत्थरों में लिखा हुआ, बृहद शिलालेख बोलते हैं। सेकंड, बृहद है अगर बड़े पत्थरों पे है, तो छोटे पत्थरों पे भी होगा, लघु शिलालेख इसे बोलते हैं, लघु शिलालेख। स्तंभ लेख को सीधा स्तंभ लेख रखिए, और गुहा अभिलेख को भी सिंपल गुहा। बृहद शिलालेख याद करना होगा आपको, 14 बृहद शिलालेख थे। कितने बृहद शिलालेख है? 14 बड़े शिलालेख हैं। गुफा अभिलेख इसमें याद कर लीजिए आप, दो महत्वपूर्ण है। एक है बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, दूसरा है नागा अर्जुनी पहाड़ी की गुफा में। नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफा, ये दोनों कहाँ है? बिहार में। बराबर की पहाड़ी राजगिरी बोलिए, बिहार के राजगिरी जिला में, जिला नालंदा है, राजगिरी में है बिहार का। और ये नागा अर्जुनी पहाड़ी गया जिला में है। तो उस पहाड़ी में गुफा बने हुए हैं, जैसे 4 गुफा बने हैं बराबर की पहाड़ी में, 3 गुफा बने हुए हैं नागा अर्जुन की पहाड़ी में, और उस गुफा में रिकॉर्ड है। तो गुहा लेख। स्तंभ लेख, इसको याद करना है आपको, 7 स्तंभ लेख थे। 14 बृहद शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। गुहा में 2 गुफा वाले, एक है बराबर की पहाड़ी पर नागा अर्जुनी गुफा। गुफा की संख्या कितनी? एक में 4 है, एक में 3 गुफा है। तो अशोक के अभिलेख यहाँ मिलते हैं। अब इनकी सबकी एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद करना होगा। महत्वपूर्ण क्या है? सारे में एक कॉमन विशेषता है, समान विशेषता है, कि जो भी इसके लेख है, शिलालेख है, स्तंभ लेख या गुहा लेख, एकदम पॉलिश की तरह चमकते हैं, पॉलिश किए हुए, जैसे कांच चमकता है। आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं सीधा सा, इतने बारीक तरीके से पॉलिश किया हुआ है कि वैसा पॉलिश आज भी संभव नहीं है। और दूसरा है, ये जस के तस भी मिल रहे हैं। तो पॉलिश किए हुए चमकते हैं शीशे की तरह। क्या बोलेंगे? शीशे की तरह चमकते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना है। किसमें पढ़ेंगे? आर्ट्स और कल्चर में, कला। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कला में, मौर्य कला में पढ़ना है। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो भी शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, अच्छे से पॉलिश किए हुए थे, शीशे की तरह चमकते थे। ठीक है, ये विशेषता है। एक भी खुरदरी नहीं, सब प्लेन, जिसमें आप अपना दर्पण देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैप के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले स्तंभ लेख में देखेंगे आप, जो वर्तमान का भारत है, उस समय इंटीग्रेटेड भारत हुआ करता था, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसपे अशोक का साम्राज्य था। एक शब्द इस्तेमाल होता है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, बांग्लादेश सब भारत के हिस्से थे। इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा रफ डायग्राम होगा, फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग करिएगा। देखिए पहले फिलहाल तो एक रफ डायग्राम है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इसको बनाइएगा अच्छे से।
तो हमें पढ़ना है सबसे पहले सात स्तंभ लेख। सात स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब क्या होता है? एक सिंगल स्तंभ, सिंगल पत्थर का बना हुआ, अच्छे से पॉलिश किए हुए, कोई जोड़ नहीं है, ये भी याद रखना है। सीधा स्तंभ लीजिए, एक आधार बनाइए और ऊपर में किसी जानवर की आकृति या फूल पत्ते कुछ भी रखिए, फूल हो या जानवर की आकृति सबसे टॉप पे। ये जैसे स्तंभ है सारनाथ में, एक आधार है, बेस है, और ये पूरा स्तंभ। तो ये स्तंभ हो गया, इसका आधार हो गया ये स्तंभ हो गया जिसे अशोक की लाड बोलते थे। और ऊपर में किसी फूल, जानवर या पत्ती की आकृति, ऊपर में कुछ भी हो सकता है, शेर हो सकते हैं या आपके भैंस हो सकते हैं, सिंह हो सकते हैं। तो सात स्तंभ लेख अलग अलग मिले हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि जो स्तंभ लेख है भारत के अंदर मिले हैं। भारत के अंदर है स्तंभ लेख। कहाँ पे? सर्वप्रथम याद करिए इसको, यहाँ पे है इलाहाबाद, पहला नंबर पे इलाहाबाद। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसे रानी का अभिलेख बोलते हैं, रानी का अभिलेख। नोट करना है यहाँ पे, इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। यहीं पे जो ये अशोक का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसी पे आपके समुद्रगुप्त और बाद में जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर, इसके भी रिकॉर्ड मिलते हैं, अभिलेख। आपको क्या बोलना है कि अशोक का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। इस पे समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, इसके भी रिकॉर्ड मिलते हैं इसी स्तंभ लेख पे। बाद में जहांगीर के भी रिकॉर्ड मिलते हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख। सेकेंड नंबर पे दिल्ली टोपरा, ये है टोपरा, याद करिए। सेकेंड नंबर पे है टोपरा। टोपरा कहाँ है? पंजाब में। तो बोलेंगे दिल्ली टोपरा। सेकेंड नंबर पे याद कर लीजिए, दिल्ली टोपरा। थर्ड नंबर पे दिल्ली मेरठ। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। थर्ड नंबर पे मेरठ। देखिए लाइन से सीक्वेंस में भी लिख रहा हूँ मैं, और एक क्रम से भी डाल के। जो दिल्ली टोपरा है, दिल्ली और मेरठ, नाम क्या दिया गया? देखिए टोपरा से दिल्ली आया है, अर्थात पंजाब से दिल्ली लाया गया है। मेरठ से दिल्ली लाया, लाया किसने? अब यहाँ पे आपको नोट करना होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक शासक था दिल्ली सल्तनत का है तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया? जो टोपरा पंजाब में अशोक का अभिलेख था उसे उठाकर दिल्ली लाया। पुनः मेरठ में जो अभिलेख था अशोक का उसे उठाकर दिल्ली लाया। तो दो हैं, दिल्ली टोपरा बोलिए या टोपरा दिल्ली, दिल्ली मेरठ या मेरठ दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। तो इसके भी रिकॉर्ड इसके इन दोनों में मिलते हैं। इलाहाबाद पे इसके रिकॉर्ड मिलते हैं। पुनः रोमन देई है, ये जो है नेपाल में है, रोमन देई, रुमनी है, ना करिएगा रुमनी, ऐसे लिखिएगा, रुमनी देई। रुमनी देही अभिलेख, ये नेपाल में है। यहाँ पे क्या है? चौथा नंबर पे है ये, फोर्थ नंबर पे, चौथा। तो नेपाल में है। यहाँ पे जो आपका बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध, उससे संबंधित जानकारी मिलती है रुमन देही अभिलेख में। रुमन देही अभिलेख में टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक जो था बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, तो रुमन देही अभिलेख बौद्ध संबंध, जो बौद्ध धर्म से उससे संबंधित एक इसके रिकॉर्ड है रुमन देही में। अब क्या बोलेंगे? टैक्स से भी जानकारी मिलती है। रुमन देही कहाँ है? बोलेंगे नेपाल में है, करंट में। तो आपके पास चार तो ऐसे आ गए। इसके बाद आप क्या बोलेंगे? तो चार हो गए, पाँच, छः और सात। लोरिया अरेराज याद करिए, तीन बिहार में, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। ये सब कहाँ पे हैं? चंपारण में, याद करिए, बिहार में चंपारण जिला है।
तो 2 चंपारण है, आपको याद करना है, पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो चंपारण बिहार, 3 बिहार में है। लोरिया, अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, इस तरीके से 7 स्तंभ लेख देखिए हो गया। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। समुद्रगुप्त के अभिलेख, जहांगीर के अभिलेख मिले हैं। सेकंड नंबर पे दिल्ली टोपरा, थर्ड नंबर पे दिल्ली मेरठ, इसे फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख भी मिलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। फिर क्या बोलेंगे, चौथा नेपाल में है, रुमनदेही अभिलेख, तो नेपाल में भी एक प्राप्त हुए हैं। फिर लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, तो देखिए सातों के सात तो कहाँ मिल रहे हैं, आपके इस बेल्ट में मिल रहे हैं, ये वाला। अर्थात ईस्टर्न पोर्शन, दक्षिण पोर्शन और ये वाले पोर्शन में आपके स्तंभ लेख नहीं मिले हैं, तो आप बोलेंगे स्तंभ लेख भारत के अंदर मिले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुहा अभिलेख की। तो गुहा अभिलेख, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 बराबर की पहाड़ी, नागा अर्जुनी गुफा, ये दोनों कहाँ है, बिहार में। तो गुफा बनने की कला का विकास ही अशोक के टाइम में हुआ था। उस समय गुफा को अच्छे से पॉलिश किया जाता था, काटा जाता था और शीशे की तरह चमकाया जाता था। क्या बोलेंगे, गुहा अभिलेख, गुहा अभिलेख। तो गुफा बनते क्यों थे, गुफा क्यों बनते थे? अगर कोई गुफा थी, मान लीजिए इसको अच्छे से काटा जाता था, एक दरवाजा बना दीजिए, और फिर क्या था, यहाँ पे चेंबर कक्ष बनाया जा रहा है, मतलब गुफा, 4 गुफा बना लीजिए, 1 2 3 4। तो ऐसा क्या था, पहाड़ी को काट के गुफा बनाया जा रहा है, तो बोलेंगे अजीबक पंथ, नाम सुने होंगे पहले ही, मतीन गौसाल का अजीबक। तो अजीबक जो संप्रदाय था, इसके जो बिछुए थे या विद्वान थे, सन्यासी, तो अजीवकों को समर्पित गुफा था। तो अशोक क्या था, बौद्ध धर्म को तो मानता था, साथ साथ में अजीवकों को भी मानता था। तो अजीवकों को, जो अजीवक वाले संप्रदाय थे, उनके लिए समर्पित गुफा थी। तो गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं, बोलेंगे बिहार में। बिहार के 2 अलग अलग स्थानों पे मिले हैं, कहाँ पे, एक गया में और एक राजगीर में। जो राजगीर में मिला है, बराबर की गुफा, बराबर की पहाड़ी, याद रखिए, 2 पहाड़ी का नाम बराबर की पहाड़ी, इधर नागा अर्जुनी। जो नागा अर्जुन थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्हीं के नाम पे नागार्जुनी पहाड़ी गुफा पड़ा है। अब सवाल है, गुफा क्यों बनते थे, बोलेंगे अजीबक संप्रदाय के जो भिक्षु थे, विद्वान थे, उनके निवास के लिए था, वो इसमें निवास करते थे, तपस्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, ताकि इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इन्हीं गुफाओं को समर्पित था अजीबकों को। बराबर की पहाड़ी की गुफा कहाँ, राजगिरी, और दूसरा क्या बोलेंगे, नागार्जुनी पहाड़ी गुफा, गया में। तो ये हो गए आपके गुहा अभिलेख, दोनों बिहार में मिल रहे हैं, ये वाला बेल्ट है बिहार का, उस समय झारखंड भी शामिल था। तो ये आपके गुहा। अब बच रहे हैं 14 बृहद शिलालेख। बृहद मतलब बड़े बड़े पत्थर, वो कहाँ पे थे, तो स्तंभ लेख देख रहे हैं, भारत के अंदर वाला पोर्शन महत्वपूर्ण जगहों पे है। गुहा अभिलेख तो पहाड़ों में बना हुआ है। अब बारी है आपकी 14 बृहद शिलालेख। जो बृहद शिलालेख हैं, बड़े बड़े शिलालेख, ये मौर्य साम्राज्य की सीमा पे मिले हैं, जहां तक मौर्य साम्राज्य था उसकी सीमाओं पे लगे हुए थे। और देखिए एग्जाम्पल के लिए मस्की, मस्की कहाँ, कर्नाटक में, ये सीमा थी दक्षिण में, तो मस्की अभिलेख। मैसूर है करंड में, मैसूर, तो मैसूर में मस्की अभिलेख मिल रहा है, करंड में दक्षिण है, एक सीमा ये हो गया। इधर गांधार अभिलेख, गांधार कहाँ पे है आपका, अफगानिस्तान, गांधार अभिलेख। पुनः लामपक, लामपक, लामपक अभिलेख, अफगानिस्तान, दोनों अफगानिस्तान में, उस समय पूरा अफगानिस्तान का पोर्शन नहीं था। आप बोलेंगे कि जो हिंदू कुश माउंटेन था, हिंदू कुश के उस पार कोई दूसरा साम्राज्य था, लेकिन हिंदू कुश के अंदर ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो था, अर्थात हिंदू कुश से लेकर हिमालय पूरा मौर्य साम्राज्य के अंदर में था।
तो लामपुर अभिलेख और गांधार अभिलेख ये दोनों मौर्य साम्राज्य की सीमाओं पे थे। तो ये सीमा हो गई पश्चिम में, दमस्की अभिलेख हो गया दक्षिण में, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में आपका कलिंग, तो कलिंग अभिलेख भी मिला हुआ है। कलिंग अभिलेख, इसका दूसरा नाम है धौली अभिलेख। धौली अभिलेख, तो ये उड़ीसा वाला बेल्ट है। कलिंग उड़ीसा का नाम हुआ करता था। कलिंग का मतलब उड़ीसा, धौली इसकी राजधानी हुआ करती थी, तो यहाँ पे मिला है। इस तरीके से बहुत सारे अभिलेख हैं। 14 बृहद शिलालेख के अलावा भी तो लघु शिलालेख है। तो 14 बृहद शिलालेख हमको याद नहीं करना है। इसमें से महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, शिलालेख है, इसी को ही याद करना है, जिसमें आपको जैसे कि 11 नंबर का जो 11वां बृहद शिलालेख है, 11वां बृहद शिलालेख, इसमें क्या बोलेंगे आप कि धम्म की व्याख्या है। धम्म की व्याख्या, अशोक का एक धम्म पॉलिसी था, धर्म नहीं धम्म। अशोक का धम्म एक प्रिंसिपल था, एथिकल जीवन जीना, नैतिकता वाला जीवन कैसे जिए, शिष्टाचार, भाईचारा, बंधुत्व। तो धम्म की व्याख्या करता है 11वां बृहद शिलालेख। जो 12वां बृहद शिलालेख है, किसकी व्याख्या करता है, तो स्त्री महापात्रा शिलालेख, बोलेंगे स्त्री महापात्रा, महापात्राओं के नीति, अर्थात जो स्त्री है उसको देखने के लिए एक विशेष अधिकारी हुआ करते थे। तो कभी कभी पूछता है कि किस शिलालेख में स्त्री महापात्राओं की नियुक्ति है। ऑप्शन देगा आपको 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो आपको याद करना है 12 नंबर स्त्री महापात्रा, 11 नंबर धम्म की व्याख्या, 13 नंबर कलिंग युद्ध। यही जो है आपका कलिंग वाला अभिलेख, कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध हुआ, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन किसका हुआ, अशोक का परिवर्तन है, अर्थात उसका हार्ट चेंज हुआ कलिंग युद्ध के बाद। ये है 13 नंबर का। तो पहला नंबर पशु बलि, बोलता है पशु बलि नहीं करना चाहिए अशोक का। फिर दूसरा बोलता है मेडिकल, मेडिकल की व्यवस्था चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, दोनों के लिए। लेकिन वो दोनों ना पूछ के आपसे यही इसी में से एक पूछता है, 11, 12 या 13 नंबर का। तो ये आपको देखना होगा 14 बृहद शिलालेख में से 13, 11, 12 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए कुछ शासकों का उल्लेख है इसके अभिलेख में। एक बार फिर से मैं आपको उसका थोड़ा बता दूं, और उससे पहले थोड़ा सा और इसमें डीप चले चलते हैं आपको कि गांधार अभिलेख, लामबक अभिलेख है, मस्की अभिलेख है। तो इधर से गुजरा है, ये गुजरा, गुजरा क्या इसमें भी अशोक का है। ये कहाँ पे है, दतिया। सांची, सांची अभिलेख है। सांची कहाँ है, भोपाल के पास एक अलग जिला है विदिशा, एमपी में है। विदिशा या भोपाल के पास बोलिए। गुजरा भी एमपी हो गया। इसके साथ साथ सारनाथ है, बनारस के पास है सारनाथ अभिलेख। उद्देगोलम, एरागुंडी, एरागुंडी, उद्देगोलम दक्षिण भारत में है दोनों। तो एरागुंडी अभिलेख, उद्देगोलम अभिलेख, ये सब आपको याद नहीं करना, बस आपको जगह बता रहा हूँ कि कौन सा है। जैसे गुजरा है मध्य प्रदेश में, सांची है मध्य प्रदेश में, सारनाथ बनारस के पास है, एरागुंडी उद्देगोलम दक्षिण भारत में है। अलग अलग जगह मिले हैं। अब इसमें से जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह एक बार है गिरनार और इलाहाबाद। फिर से इसमें अभिलेख की विशेषता क्या है, इसमें राजाओं के नाम मिलते हैं। तो अशोक के बाद भी एक ही अभिलेख है, उसमें अन्य राजाओं के नाम भी मिले हैं। जैसे एक साइड में कर लेता हूँ गिरनार अभिलेख, देखिए इसको गिरनार, गिरनार अभिलेख। ये गिरनार कहाँ पे है, ये है गुजरात में है, यहाँ पे नहीं है, दक्षिण में है ये। गुजरात का ये वाला पोर्शन जो मुंह खुला हुआ है। तो गिर नेशनल पार्क सुनते होंगे, जिसमें बब्बर शेर मिलता है, यही है गिरनार, गिर नेशनल पार्क, अर्थात गुजरात में है। देखिए यहाँ पे अशोक के अभिलेख हैं,
अशोक के अभिलेख के साथ साथ क्या है, रुद्र दमन के अभिलेख। शक शासक था रुद्र दमन, रुद्र दमन, रुद्र दमन का अभिलेख भी मिलता है। साथ साथ में गुप्त शासक स्कंद गुप्त का भी अभिलेख मिलता है, स्कंद गुप्त का अभिलेख। अर्थात क्या बोलना है आपको, जो गिरनार है, गिरनार में अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, रुद्र दमन के भी अभिलेख मिले हैं। रुद्र दमन कौन है, ये शक शासक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा शक के बारे में, तो महान प्रतापी शासक था शक। रुद्र दमन का संस्कृत में अभिलेख मिला है। सबसे पहला शासक था रुद्र दमन जिसके संस्कृत में अभिलेख मिले हैं, तो शक शासक था, इसके अभिलेख भी गिरनार में मिले हैं। स्कंद गुप्त गुप्त शासक था, इसके भी अभिलेख मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे मिला क्या है गिरनार में, तो गिरनार में कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है, आपका इम्पोर्टेंट है। गिरनार में एक झील का निर्माण किया था। झील का निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसने एक झील का निर्माण कराया था गिरनार में। इसके बाद अशोक ने इस झील से नहर निकाला, जो झील था इससे नहर निकाल दिया अशोक ने। बाद में रुद्र दमन ने इसके फिर से मरम्मत कराई, स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत कराई और कंट्रीब्यूशन किया। तो गिरनार में था क्या, झील था, शुष्क वाला इलाका था। एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए झील बनाए गए थे, कृत्रिम झील था, इसे नहर निकाले गए। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक, रुद्र दमन, स्कंदगुप्त, इन चारों का कंट्रीब्यूशन है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है गिरनार। उधर से मैंने आपको इलाहाबाद के बारे में बताया था, जो इलाहाबाद अभिलेख है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो इस पे क्या था आपका, समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है, और इसके साथ साथ जहांगीर का भी अभिलेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख, गुप्त शासक है समुद्रगुप्त, और जहांगीर मुगल शासक है। इसका इलाहाबाद अभिलेख, इसका है इलाहाबाद फंडामेंटल, कौशाम्बी अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख बोलेंगे अशोक का है, जिसपे समुद्रगुप्त के अभिलेख है, जहांगीर के भी अभिलेख है। तो इस तरीके से अशोक के अभिलेख पे अन्य शासकों के अभिलेख भी मिल रहे हैं, रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो पता चलता है। तो ये है आपका टोटल 7 स्तंभ लेख, 14 बृहद शिला लेख में से 3-4 आपको याद करना है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिल रहे हैं, और सबसे पहला अशोक ही था जिसका रिटेन में अभिलेख मिलता है। बाद में जब आर्ट्स और कला पढ़ेंगे हम लोग, आर्ट्स कल्चर, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा बारीकी से लेखों के बारे में कि कैसे थी, बनी कैसे थी, कहाँ बनते थे। फिलहाल आपको याद करना होगा इसका राइटर जो है, स्तंभ लेखों, गुहा लेखों, शिला लेखों, राइटर अशोक था। पाटलिपुत्र में तैयार होते थे, खुद अशोक लिखता था। तो ये है आपका आज का। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, मौर्य साम्राज्य में। आज के लिए बस इतना ही।